Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Sushil and today we are going to start chemistry for 11th class. Please see this video till end and don't forget to like, share and subscribe my channel. Yeah, so we can start our topic now. First of all, we must know what is science. The meaning of science is to know, to get knowledge about something. किसी भी चीज के बारे में ज्ञान की प्राप्ति साइंस कहलाता है. साइंस में जरूरी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी विल स्टडी फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नो, इट्स नॉट नेसेसरी इन साइंस. साइंस में जरूरी नहीं कि हम सिर्फ सूत्र पढ़ें या बड़े बड़े सवाल करें, वही विज्ञान नहीं है. साइंस का मतलब जानकारी प्राप्त करना है. हमने 10th स्टैंडर्ड तक एक टॉपिक पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उस सब्जेक्ट का नाम सोशल साइंस था. तो समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करना. तो साइंस का प्रॉपर मीनिंग बताने के लिए मैंने एग्जांपल दिया. साइंस का प्रॉपर मीनिंग है टू नो, जानकारी लेना, जानना, नॉलेज गेन करना साइंस है. साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उन्हीं में से एक ब्रांच केमिस्ट्री जो हम स्टडी करने वाले हैं. इससे पहले कि मैं आपको केमिस्ट्री की स्टडी करवाऊं, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैटर क्या है. हिंदी में हम मैटर को पदार्थ कहते हैं. एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, हैव मास एंड प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय any of our sense organs is called matter. कोई भी वो चीज जो जगह लेती है, जिसका मास भार है और जिसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं हमारे किसी भी एक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, उसे हम मैटर कहते हैं. एनीथिंग दैट occupies space, have mass and presence of which can be felt by any of our sense organs. हवा एक मैटर है, पानी एक मैटर है, मेरे हाथ में मार्कर है, ये एक मैटर है, ये बोर्ड एक मैटर है. हवा मैटर कैसे? हवा जगह लेती है, हवा का मास भी होता है और हवा को हम फील भी कर सकते हैं. वी कैन फील एयर. ओके, इट ऑक्युपाइज स्पेस इन बैलून्स एंड व्हेन एयर इज फिल्ड इन बैलून, weight of balloon increases, mass of the balloon increases. So we can say air occupies space, it has mass and its presence can be felt by any of our sense organ. We can breathe air, we can feel it by our nose, we can feel it by our mouth, we can feel it by our skin. So air can be felt. Examples are air, water, etc. So what is chemistry? Let's come back to chemistry now. It's a branch of science which deals with the study of matter completely. विज्ञान की वह शाखा जो पूरी तरह से मैटर की, पदार्थ की स्टडी करा दे, उसे हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र कहेंगे. ठीक है? The branch of science which deals with the study of matter.
कंप्लीटली। मैटर की कंप्लीट स्टडी से हम क्या समझते हैं? मैटर किन किन चीजों से मिलकर बना है और वो चीजें उसमें किस रेशो में प्रेजेंट है, यानी कि मैटर की कॉम्पोजिशन क्या है, कंपोनेंट्स का रेशो क्या है उसमें। दूसरा, मैटर किस तरह की केमिकल रिएक्शंस करता है, उसको धूप में छोड़ेंगे तो क्या होगा, उसमें एसिड डालेंगे तो क्या होगा, बेस डालेंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे तो क्या होगा, ठंडा करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग सिचुएशन में उसने जो जो चेंजेस किए उनकी स्टडी। फिर उन चेंजेस पे केमिस्ट्री के कौन से लॉ अप्लाई हो रहे हैं उनकी स्टडी। ये कंप्लीट स्टडी में आएगा। मैटर की स्ट्रक्चर, संरचना कैसी है, अंदर से उसका ढांचा कैसा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें कौन से रासायनिक गुण हैं, उसकी कॉम्पोजिशन, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, वो किन किन चीज़ों के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है अलग अलग सिचुएशन में, और उन सिचुएशन में उसके ऊपर कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, ये सब एक मैटर की कंप्लीट स्टडी में आता है। The branch of science which deals with the study of matter completely. इसको हम इस तरह से लिख सकते थे, the branch of science which deals with the study of structure, nature, composition and properties of matter। साइंस की वो ब्रांच जो स्टडी करवाती है स्ट्रक्चर, संरचना, ढांचा, नेचर मतलब अंदर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कैसे है, कॉम्पोजिशन कौन सी चीजें किस रेशो में मिलकर उसे बना रही हैं, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, एंड द चेंजेस that it undergo in various conditions। और अलग अलग स्थिति में, अलग अलग कंडीशंस में उसने क्या क्या चेंजेस किए, एंड ऑल्सो द लॉज विच गवर्न दिस चेंजेस। I repeat, the branch of science which deals with the study of structure, nature, composition and properties of matter, and the changes that it undergo in various conditions, and also the laws which it govern these changes। इन changes पर लगने वाले laws की study भी chemistry में है। अब हम बात करते हैं matter की study की। तो classification of matter हमारा टॉपिक है। मैटर को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल स्टेट के बेस पे क्लासिफिकेशन है ये, ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट।
केमिकल क्लासिफिकेशन ये केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे क्लासिफाई किया जा रहा है कि एक मैटर को कितने तरह के पार्टिकल्स ने बनाया है, किस तरह वो मिले हैं, ये सारी चीजें केमिकल क्लासिफिकेशन में स्टडी करते हैं ऑन बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कॉम्पोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए, फिजिकली एक मैटर को हम 3 स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम एक मैटर को 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी कहते हैं। प्योर को फर्दर 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट फर्दर क्लासिफाई होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स को हम मेटलॉइड्स भी कहेंगे। कंपाउंड्स फिर से 2 तरह से क्लासिफाई होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ये मैटर की क्लासिफिकेशन टेबल है। अब हम इस टेबल को सीक्वेंस वाइज कंप्लीटली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड्स को स्टडी करते हैं। एक सब्सटेंस की स्टेट जिसमें वॉल्यूम और शेप दोनों डेफिनेट हो, उस स्टेट को हम कहेंगे सॉलिड। द स्टेट ऑफ सब्सटेंस in which it has definite volume and definite shape is called solid। उसे हम सॉलिड कहेंगे।
सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहले तो वो रिजिड होते हैं, सख्त। दूसरा, हम प्रेशर लगा के सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं सोचूं कि मैं प्रेशर लगा के इसे थोड़ा पिचका के किसी कम जगह वाले स्पेस में रख दूं, जहां पर कम स्पेस है, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इसे कंप्रेस करूंगा, प्रेशराइज करूंगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये ही प्रॉपर्टी रिजिडिटी भी कहलाती है, कि अपनी शेप पर बने रहना, रिजिड। इनकंप्रेसिबल, सॉलिड्स इनकंप्रेसिबल क्यों हैं? क्योंकि सॉलिड्स को बनाने वाले पार्टिकल्स बड़े क्लोजली पैक्ड हैं, ऐसे, लाइक दिस। और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं दिखाई देता, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल स्पेस होता है। ये जो पार्टिकल सॉलिड को बना रहे हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल। इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो सॉलिड की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। There is you can say there is negligible space, interparticle space, पार्टिकल के बीच में स्पेस जो है ना के बराबर है। There is negligible interparticle space। यहां पार्टिकल के बीच में स्पेस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर। और पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस। तभी तो ये इतने क्लोज हैं। इनके बीच में अट्रैक्शन का जो फोर्स है, आकर्षण का जो बल है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, बिल्कुल सटे हुए हैं। तो इनमें प्यार ज्यादा है, इसलिए दूरियां कम है। इंटरपार्टिकल फोर्स बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की फोर्सेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनके बीच में स्पेस है। और क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम और फोर्स बहुत ज्यादा है, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड एक सब्सटेंस की स्टेट है जिनकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है, शेप डेफिनेट होता है, वो सख्त होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता या बहुत कम होता है, उनके बीच में फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं और उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। अब हम पढ़ते हैं लिक्विड्स। लिक्विड क्या है? ये भी एक स्टेट है सब्सटेंस। आवर नेक्स्ट फिजिकल स्टेट इज लिक्विड। लिक्विड
is the state of substance in which it has a definite volume but indefinite shape. A state of substance in which it has a definite volume but indefinite shape. इनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती. दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. जिस बर्तन में हम उसे रखते हैं ये उसी की शेप ले लेता है. दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर in which they are kept. मैं आपको एक लिक्विड को डायग्रामेटिकली समझाना चाहूंगा. सपोज कीजिए कोई बीकर है जिसमें इस वॉल्यूम मार्क तक एक लिक्विड फिल्ड है. तो लिक्विड के पार्टिकल्स इस तरह से होंगे, उनके बीच में काफी स्पेस होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स. पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था सॉलिड उनमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं था. यहाँ पार्टिकल्स के बीच में काफी स्पेस अवेलेबल है और अट्रैक्शन कम है, तभी ये डिस्टेंस पर है और लिक्विड्स के पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम फ्लूइड भी कहते हैं. इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है. इंटर पार्टिकल स्पेस इज ग्रेटर एंड इंटर पार्टिकल forces of attraction are weaker than solids. सॉलिड के कंपैरिजन में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होगा और अट्रैक्शन कम होगा. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड के पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है इज ग्रेटर देन सॉलिड्स. सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है देन दैट ऑफ सॉलिड्स. और क्योंकि पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा है, पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन कम है और उनकी मूव करने की एनर्जी जो है जिसे हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं वो ज्यादा है, इसीलिए लिक्विड के पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं. पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन फ्लो. सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स, इसलिए हम फ्लूइड भी कहते हैं. और लिक्विड्स भी कंप्रेस नहीं होते, बिल्कुल नेग्लिजिबली कंप्रेस होते हैं. अगर हम प्रेशर लगाकर सोचें थोड़ी जगह में आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल. इसमें आप ये भी डाल सकते हो. लिक्विड्स इनकंप्रेसिबल होते हैं. अब बात आती है गैस की. गैस का
ना तो कोई शेप होता है ना ही कोई वॉल्यूम होता है। उन्हें जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसकी शेप तो लेंगे ही, साथ में उस कंटेनर को थ्रोली पूरा फिल कर देंगे। गैस a state of substance in which it has neither definite volume, neither definite volume nor definite shape। ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है ना ही डेफिनेट शेप होती है। They take up the shape of container in which they are kept and also fill the container thoroughly। और ये कंटेनर को पूरा भर देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, सपोज कीजिए मैंने इसी बीकर में इसका वॉल्यूम आप यहां तक था, फिर भी मैंने इसी बीकर में एक गैस को फिल किया है और यहां पर मैंने कॉर्क फिट कर दिया है ताकि जो गैस इसमें है वो बाहर ना जा सके। तो आप देखोगे कि गैस के कुछ पार्टिकल यहां यहां इस तरह से फैले नहीं, पूरे कंटेनर को फिल कर दिया होगा। पार्टिकल्स बहुत कम है फिर भी पूरा कंटेनर फिल हो गया। तो ऐसा क्या हो गया कि पूरा का पूरा कंटेनर गैसेस ने फिल कर दिया। वो अभी हम पढ़ते हैं। इंटरपार्टिकल स्पेस इज वेरी लार्ज। इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है एंड इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक, बहुत कमजोर होती है। पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं वो बहुत ही कमजोर होती हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की, जो उनको मूव करने की जो उनमें एनर्जी होती है ऑफ गैसेस, गैस के पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इज वेरी हाई, वो बहुत ज्यादा होती है। गैस के पार्टिकल्स के बीच में एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है और गैस के पार्टिकल्स इसीलिए हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, जिगजैग मूवमेंट में रहते हैं। वो मैं अभी आपको बताता हूं कैसे। ये पार्टिकल इधर आ गया, ये इधर आ गया, इस तरह से एक दूसरे से टकराते रहते हैं, साथ में कंटेनर की दीवारों पर टकराते रहते हैं और कंटेनर की दीवारों पर फोर्स लगाते रहते हैं, जिससे हमें लगता है कि गैस ने कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर लगाया है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर होता है। तो आप ये कहोगे कि पार्टिकल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। गैस के पार्टिकल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं एंड दे अप्लाई फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और वो कंटेनर की वॉल्स पर फोर्स भी लगाते हैं और गैस कंप्रेस हो सकती है। गैस के पार्टिकल्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं प्रेशर लगाऊं तो गैस के पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे और ये लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे, और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे और पास आ जाएंगे, सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे। सो गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैसेस क्या है? कंप्रेसिबल। मैं ये लाइन यहां लिख रहा हूं, आई होप आपको दिखाई दे रही होगी। गैस की डिफ्यूजन स्पीड, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, एक दूसरे में मिक्स हो जाने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है। सपोज करो ये एक गैस है, ये इसके पार्टिकल्स है, सपोज करो ये दूसरी गैस है, ये इसके पार्टिकल्स है, और इनके बीच में जो स्पेस है ये इंटर पार्टिकल स्पेस है। ये वाली गैस इस गैस के
इंटर पार्टिकल स्पेस में एंटर कर जाएगी और ये इसके इंटर पार्टिकल स्पेस में एंटर कर जाएगी। इस तरह से दो गैसेस का या दो से ज्यादा गैसेस का एक दूसरे के इंटर पार्टिकल स्पेस में एंटर कर जाना और मिक्स हो जाना, इंटरमिक्स हो जाना, ये कहलाता है डिफ्यूजन। और गैसेस की डिफ्यूजन स्पीड बहुत ज्यादा होती है। डिफ्यूजन स्पीड ऑफ गैसेस इज वेरी हाई। डिफ्यूजन स्पीड ऑफ गैस इज वेरी हाई। गैसेस की डिफ्यूजन स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। गैस को भी हम फ्लूइड कह सकते हैं क्योंकि वो भी फ्लो करते हैं। गैस भी फ्लो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है तो वो भी फ्लूइड में आएंगे। लिक्विड्स और गैसेस दोनों को फ्लूइड में कंसीडर किया जा सकता है। गैसेस आर आल्सो कंसीडर्ड एज फ्लूइड्स। गैसेस आर आल्सो फ्लूइड्स। गैसेस भी फ्लूइड्स हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम इन तीनों स्टेट्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड को सॉलिड में, इस तरह से एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अभी हम वही देखेंगे कैसे। देखिएगा, हमारे पास एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। सॉलिड को अगर मैं टेम्परेचर दूं, TEMP टेम्परेचर दूं तो वो लिक्विड में बदल जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, वो दूर दूर जाएंगे, उनके बीच का अट्रैक्शन टूटेगा और वो लिक्विड जैसे बिहेव करेगा। लिक्विड को फर्दर टेम्परेचर दूं तो वो गैस में बदल जाएगा। अगर मैं गैस को कूल कर दूं तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, वो लिक्विफाई हो जाएगी। और लिक्विड को कूल करूं तो सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड से लिक्विड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। मेल्टिंग या फ्यूजन। मैंने सॉलिड को मेल्ट कर दिया या फ्यूज कर दिया लिक्विड में, टेम्परेचर देकर या हीट देकर, समझ लो। और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस वेपोराइजेशन, वेपर से वेपर में कन्वर्ट कर दिया या बॉइल करके हमने उसको वेपर्स में, मतलब एक तरह से लिक्विड के वेपर्स बना दिए हमने, वेपोराइजेशन कहलाता है। गैस का दोबारा लिक्विड में बदल जाना, कंडेंस हो जाना कहलाएगा या लिक्विफिकेशन कह सकते हो आप। लिक्विफिकेशन कह लो, कंडेंसेशन कह लो। ऐसे ही लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना फ्रीजिंग होता है, इसे भी आप कंडेंस कर दिया ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो गैस को लिक्विड में बदलने के लिए मेथड टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। एक गैस के लिक्विफिकेशन का जो मेथड है वो ये है कि हम प्रेशर भी अप्लाई करें और टेम्परेचर भी कम करें। टेम्परेचर कम करने से गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी और प्रेशर अप्लाई करने से वो पास पास आएंगे तो गैस लिक्विड में बदल जाएगी। ऑन अप्लाइंग प्रेशर प्रेशर अप्लाई करें एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर और टेम्परेचर कम करें। अब देखिए, क्या हम सॉलिड से सीधा गैस बना सकते हैं? हाँ, कुछ सब्सटेंसेस जैसे नैप्थलीन की बॉल्स हैं, कैम्फर कपूर है और अमोनियम क्लोराइड है, ये कुछ सब्सटेंसेस सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू
लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना, ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड का सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाना विदाउट कन्वर्टिंग टू लिक्विड। लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना सॉलिड का सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। कुछ सब्सटेंसेस जैसे कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थालीन बॉल्स। ये नेप्थालीन बॉल्स आपको वेस्ट वॉशिंग में पड़ी छोटी छोटी गोलियां दिखाई दे रही है, या फिर हम कपड़ों के बीच में रख देते हैं कुछ गोलियां, व्हाइट कलर की नेप्थालीन बॉल्स होती है। ये कपूर है, ये अमोनियम क्लोराइड, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सॉलिड से सीधी गैस में जाती है। ठीक है, अब गैस से सीधा सॉलिड भी बन सकता है, वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना। इन चीजों को गैस से सीधा सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। उस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, ठीक है। तो ये है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेरी इच्छा तो ये थी स्टूडेंट्स कि मैं पूरी क्लासिफिकेशन टेबल एक ही वीडियो में डालूं, पर रिसोर्सेज अवेलेबल ना होने के कारण आज मैं इतना ही कर पाऊंगा। फोन में इतना स्टोर नहीं होता। इसके बाद ये वाली वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी। बाकी टेबल हम कल डिस्कस करेंगे। इसी तरह से लाइन टू लाइन हर एक चीज होगी। थैंक यू वेरी मच।